हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम लेकर आए हैं जनवरी 2026 का राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, जनवरी 2026 का इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट करके बताया था कि मैम आप समसामयिक यानी कि करंट अफेयर भी इसमें करवा दीजिए। ठीक है, इसलिए हम ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर करा रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम शामिल होंगे, यानी कि नेशनल इवेंट्स शामिल होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट भी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अलग अलग टॉपिक बना के करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करेंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। ठीक है, एक और ये भी बताते चले, ये जो भी बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, सभी जो एग्ज़ाम देंगे सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम दे या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे, एसआई का एग्ज़ाम दे, क्योंकि करंट अफेयर तो वही पूछा जाता है। बस इतना रहता है कि कहीं ज़्यादा ब्रीफ में पूछते हैं, कहीं बहुत विस्तार में पूछते हैं, कहीं बहुत मतलब वनडे टाइप का पूछ लेते हैं, यानी कि ABCD में पूछ लेते हैं, कहीं स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर वही रहेगा, लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग अलग होता है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास, क्योंकि एक बच्चे के कमेंट को मैंने पढ़ा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि हाँ पढ़ा दें। अगर देखेंगे, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो फिर इसको क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय जैसे घटनाक्रम आज किया है मैंने, नेशनल इवेंट्स आज शामिल किया, इसलिए इंटरनेशनल इवेंट भी हम फिर शामिल करेंगे। अलग अलग टॉपिक में करेंगे, अलग अलग क्लास में बनाएंगे, जिससे कि वीडियो छोटी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, आप लोग भी आराम से पढ़ सकें, जिससे आराम से देख सकें कम समय में। ठीक है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आज देख लेते हैं पहला क्या इवेंट है। पेन ले लेते हैं पहले। ठीक है, पेन है, शायद ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय घटनाक्रम है। बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, नेशनल इवेंट है। ठीक है, पहले हम इसको जूम कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, जूम कर लेते हैं, जैसे आप मोबाइल में पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना जूम ठीक है। बस 1 मिनट दीजिएगा बच्चे हमें, 1 मिनट, क्योंकि जूम करना है इसको थोड़ा, और मुझे लग रहा है कि जूम करें नहीं, फिर कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। हम्म, 1 मिनट बच्चे, बस अभी चल रहे हैं अपने टॉपिक पर। अब सही हो गया ना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या इवेंट है। सबसे पहले जो करंट अफेयर है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम इसे रिमूव कैसे करेंगे? 1 मिनट। ये लाइन इसको नहीं हटती है, इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, हैदराबाद में सफरान, ठीक है ये है, हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में किया गया है। सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया गया। आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये उद्घाटन हुआ है, किस शहर में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, किसने इसका उद्घाटन किया है, कहाँ से किया गया है, कहाँ से शुरुआत इसकी हुई है। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 26 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया? तेलंगाना में किया। कहाँ पे किया बच्चे? तेलंगाना में किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया है? तेलंगाना में किया है। अब इसके फैक्ट देख लेते हैं, मुख्य तथ्य क्या है जो अधिकांश पूछे जाएंगे। सुविधा का महत्व क्या है? इसकी सुविधा का महत्व होगा SAESI भारत को वैश्विक MRO का फुल फॉर्म क्या होगा? मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल हब बनाने में योगदान देगा। ठीक है, MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल हब बनाने में क्या देगा? योगदान देगा। इसकी क्या है? एक लीप इंजन है। यह क्या है? यह सुविधा लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन लीप इंजनों के लिए समर्पित है, जो एयरबस, ठीक है, जो एयरबस A320 नियो और बोइंग 737M मैक्स को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 737 मैक्स को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक उपलब्धि क्या हो जाएगी इससे? वैश्विक उपलब्धि हो जाएगी, पहली बार किसी वैश्विक इंजन यानी कि OEM ने भारत में MRO संचालन स्थापित किया है। ठीक है, क्या है? भारत में पहला MRO संचालन स्थापित किया गया है। लागत और क्षमता कितना है? जैसे 1300 करोड़ रुपए की लागत से GMR एयरोस्पेस और इंडस्ट्रियल पार्क सेज में 45,000, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित प्रति वर्ष 300 लीप इंजनों की सर्विसिंग क्षमता रखेंगे। ठीक है, इसमें रोजगार का क्या होगा? 2035 तक पूर्ण क्षमता पहुंचने पर
1000 से अधिक भारतीय टेक्नीशियन और इंजीनियर इसमें कार्यरत होंगे। ठीक है, सैन्य सहयोग क्या रहेगा इसमें, M88 सैन्य इंजन MRO की आधारशिला भी रखी गई है, जो भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए क्या होगा, सहायक होगा। ठीक है, सबसे आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, याद है आपको रखना है कि ये पहला OM इंजन है, भारत में संचालित हुआ है, इसमें लीप इंजन भी है। और एक रखना कि तेलंगाना से स्टार्ट किया गया और इसका जो वर्चुअली उद्घाटन किया गया और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। ठीक है, और कहाँ से, हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इवेंट क्या है, सेकंड इवेंट हमारा है वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 में भारत की पहली सहभागिता। भारत की पहली सहभागिता क्या है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, 24 नवंबर 2025 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने घोषणा की है, क्या अनाउंसमेंट किया कि भारत पहली बार वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भाग ले रहा है। ठीक है, यह प्रतियोगिता कहाँ होगी, चीनी ताइपे में होगी। कहाँ पे होगी यह प्रतियोगिता, चीनी ताइपे में 27 नवंबर से आयोजित होगी। ठीक है, जो हो चुकी है। ठीक है, मुख्य तथ्य क्या है इसकी, प्रतिभागी संख्या कितनी है, ये सारी पूछा जाएगा, जितने भी एग्जाम वगैरह होंगे पूछ भी सकते हैं, और कोई किसी को इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं बता सकता कि क्या पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, आयोग की ये डिपेंड है आयोग के ऊपर कि क्या एग्जाम में वो पूछ ले। प्रतिभागी संख्या क्या, भारत से 23 प्रतियोगी और 21 विशेषज्ञ इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, कौशल श्रेणियां क्या है, इसमें 21 विभिन्न कौशल श्रेणियों से प्रतिस्पर्धा है वो आयोजित की गई है। और इसमें लीडरशिप किसने की है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC भारतीय दल का नेतृत्व कर रहा है इसमें। और वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहां विभिन्न देशों के युवा पेशेवर तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों की प्रतिस्पर्धा है वो होती है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास को बढ़ावा देना। उद्देश्य इसका एम क्या रहेगा, कौशल विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रतिभा तैयार करना और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुकूल यानी कि कार्यबल को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। ठीक है, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचयन, हाँ ठीक है, छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 25 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, कौन सी महामहिम हमारी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, कौन सा है, छठा, ठीक है, 6 नंबर का है, 6 नंबर का है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए हैं। ठीक है, इस अवसर पर जल संरक्षण, कुशल जल उपयोग और सामुदायिक प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मुख्य देख लेते हैं इसके तथ्य क्या रहेंगे, विजेता राज्य कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट जो रैंक पे है वो महाराष्ट्र है, सेकंड रैंक पर गुजरात है और थर्ड रैंक पर है हरियाणा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिला कौन से है, राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ का है, खरगोन है, मध्य प्रदेश का है, और तिरुनेलवेली है, तमिलनाडु का है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का जिला है, सिपाही जिला है, ये त्रिपुरा का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय कौन से होंगे। फर्स्ट पे देखेंगे नवी मुंबई है। ठीक है, फर्स्ट पे कौन सा है निकाय में, नवी मुंबई है, सेकंड में है भावनगर है, और थर्ड में है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थर्ड पे है संयुक्त रूप से दिया गया है, कौन कौन किसको किसको दिया है संयुक्त रूप से, ये दिया है नवादी गंता पश्चिम बंगाल का और आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो संयुक्त रूप से मिला है सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का इनकी जल पुरस्कार। अन्य श्रेणियों में देख लेते हैं, IIT गांधीनगर को भी मिला है, ICAR गोवा को मिला है, आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता को मिला है, और एक मिनट बच्चे इसको, कोलकाता को दिया गया है, कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर को मिला है, अपोलो टायर्स तमिलनाडु को मिला है, हीरो मोटरकॉप हरियाणा इनको दिया गया है। ठीक है, और व्यक्तिगत सम्मान देखेंगे, व्यक्तिगत रूप से किनको दिया गया है, ये व्यक्तिगत रूप से देखेंगे किशोर जायसवाल, ये बिहार से इनको दिया गया है, बजरंग लाल जेठू ये राजस्थान से है, इनको दिया गया है, मोहन चंद कंडपाल ये दिया गया उत्तराखंड को, और पोडली राजशेखर राजू ये आंध्र प्रदेश के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं कुछ। ठीक है, यह पुरस्कार 2019 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कई बार ये स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। यह पुरस्कार 2019 से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति क्या करना, अवेयर करना है। ठीक है, श्रेष्ठ प्रथाओं को पुरस्कृत करना है, जो भी इसमें जो फर्स्ट रैंक पे रहेगा, जो अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत करना है। ठीक है, और नवाचार को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट देखेंगे जो जल संचय जन भागीदारी विशेष रूप से
सामुदायिक भूजल पुनर्भरण मॉडल और संसाधन अवसर को बढ़ावा देना। ठीक है, भूजल यानी कि आपका जो भूजल है यानी कि ग्राउंड वाटर है उसका क्या करना, दोबारा से उसे रिचार्ज करना, जो कि कम होता जा रहा है उसको रिचार्ज करना और जितना हो सके संसाधन को बढ़ा सकना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि भूजल पुनर्भरण दोबारा से रिचार्ज करना किसको, ग्राउंड वाटर को, और संसाधन अभिसरण को बढ़ावा देना, क्योंकि जिस तरह से वाटर रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट है लक्ष्मी एन मित्तल ने यूके छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, लक्ष्मी एन मित्तल ने यूके छोड़ने का क्या लिया है, निर्णय लिया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कब, 22 नवंबर 2025 को भारतीय मूल के इस्पात उद्योगपति, इनके स्टील उद्योगपति हैं लक्ष्मी एन मित्तल ने क्या किया, यूके छोड़ने का डिसीजन लिया है। ठीक है, ये लेबर सरकार द्वारा अति धनाढ्यों यानी कि रिच पर, बहुत ज़्यादा रिच है पर क्या है, अति धनाढ्यों पर कर परिवर्तन प्रस्तावित किए जाने के बीच ये कदम उठाया गया। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनके क्या किया गया है, जो टैक्स हैं उनका परिवर्तन, उनके टैक्स का चेंजेस किए गए हैं टैक्स में, इससे को लेकर ये कदम उन्होंने उठाया है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में यूपीएससी में जरूर पूछ लिया था। ठीक है, ये भी पूछ लेंगे कि जो लक्ष्मी मित्तल जी हैं, ठीक है, इन्होंने यूके छोड़ने का प्रस्ताव लिया है। ठीक है, क्यों लिया है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, क्या रीजन है कि जो टैक्स हैं उसमें परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, मुख्य तथ्य क्या हो सकते हैं इसके, आइए हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। धन संपत्ति, इनकी मित्तल ब्रिटेन के 8वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कहाँ पे नागरिकता है, इनके ब्रिटेन की, जिनकी संपत्ति कितनी है, 15.4 बिलियन पाउंड आंकी जाती है। ठीक है, राजकोष, जो इसकी राजकोषीय स्थिति देखें, यह कदम चांसलर रेचल रीव्स के आगामी बजट से पहले आया, जिसमें 20 बिलियन पाउंड की सार्वजनिक वित्तीय कमी को पूरा करने के लिए अमीरों पर वृद्धि की संभावना है, यानी कि अमीरों पर जो कर है वो टैक्स क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे यूके की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराधिकार कर चिंता। ठीक है, यूके में क्या है, यूके में संपत्ति पर 40% तक उत्तराधिकार कर लगाया जाता है। ठीक है, क्या लगाया जाता है, उत्तराधिकार कर लगाया जाता है, जबकि दुबई और स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाता। ठीक है, यूके में क्या है, 40% तक क्या होता है, संपत्ति पर उत्तराधिकार कर लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अब आप देखेंगे कि उत्तराधिकार कर होता क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। उत्तराधिकार कर इनहेरिटेंस टैक्स होता है, इनहेरिटेंस टैक्स होता है। उत्तराधिकार कर वह कर होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा कर होता है, उत्तराधिकार कर वह कर होता है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि मृत्यु हो गई और जिस व्यक्ति की जो संपत्ति है उस टोटल संपत्ति पर लगाया गया कर है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस टैक्स या फिर उत्तराधिकार कर। यूके में यह कर कितना है, 40% तक हो सकता है, जबकि कई देशों में जैसे दुबई है और स्विट्जरलैंड है ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाता। ठीक है, इनमें कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाता है, कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, दोबारा से क्लास को फिर से देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्या इवेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं समसामयिक क्रॉनिकल जनवरी 2026 का ये कंटेंट है, क्योंकि आपको ये ना लगे कि मैम पुराना पढ़ा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, क्योंकि स्क्रॉल करना पड़ता है, बस उतना ही सही टाइम लगता है क्योंकि आप लोगों को मोबाइल में आराम से दिख जाए, दिक्कत ना हो, इसलिए ये सब हमें करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको कि आप लोगों को अच्छे से बस समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लक्ष्य FY 2026 में 10,000 किमी अवार्ड। ठीक है, ये कौन सा अवार्ड है, 10,000 किलोमीटर अवार्ड। अब देख लेते हैं क्या अवार्ड में है, क्या बताया गया है। ठीक है, अब आइए हम पढ़ लेते हैं आगे। देखेंगे 15 नवंबर 2025 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की, क्या की है कि वित्त वर्ष 2025-26 में 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NH परियोजनाओं को अवार्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यह कदम पिछले 3 वर्षों में घटते अवार्ड को पुनः गति देने हेतु किया गया है। इसका मुख्य तथ्य क्या होगा, क्या फैक्ट होंगे, पुरस्कार के आंकड़े देख लेते हैं। पुरस्कार के आंकड़े देख लेते हैं। जो FY 2023 है लगभग कितना है, 12,000 किलोमीटर था, और FY 2024 है लगभग 75,000 किलोमीटर था, और FY 2025 है ये लगभग कितना था बच्चे, 6,000 किलोमीटर था। अवार्ड करने का लक्ष्य का अर्थ क्या है,
अबॉर्ट करने का लक्ष्य का अर्थ है किसी योजना या परियोजना के अंतर्गत निर्धारित दूरी संख्या की परियोजनाओं को ठेके या स्वीकृति देना है। किसी को ठेके, जैसे कि कोई ये NH ये हाईवे बन रहा है या फिर कोई सड़क बन रही है तो क्या होता है, वो ठेके पर लीज पे लिया जाता है। ठीक है, ठेके पर लिया जाता है तो उसकी क्या संख्या, क्या लंबाई रहेगी, उसके अकॉर्डिंग ये पुरस्कार देना होता है। ठीक है, नया लक्ष्य रखा गया FY जो 2026 है, इसमें 10,000 जो किलोमीटर होगा वो परियोजना अवार्ड का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, ये अवार्ड उसे मिलेगा जब वो FY 2026 में 10,000 किलोमीटर का अपना आंकड़ा कर लेंगे कंप्लीट। फोकस क्या है, फोकस देख लेते इसका क्या है। 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा है, क्या बात है। ठीक है, फोकस है अवार्ड की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार, तेज प्रोसेसिंग, बेहतर तैयारी और क्या होगा, अनुबंध निष्पादन। ठीक है, ये क्या होगा, अवार्ड की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा और जो काम होगा वो तेजी से होगा। ठीक है, क्योंकि अगर अवार्ड लेना है तो काम क्या होगा, तेजी से होगा। लाभार्थी क्या होंगे, इसके लाभार्थी होंगे राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक दक्षता। एक तो होगा राष्ट्रीय कनेक्टिविटी हो गई, लॉजिस्टिक दक्षता होगी, क्षेत्रीय विकास होगा और उद्योग जैसे स्टील, सीमेंट और निर्माण उपकरण, ये इसके लाभार्थी होंगे। चुनौतियां क्या होंगी इसकी, चुनौतियां होंगी भूमि अधिग्रहण होगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि रोड वगैरह जहां बनती हैं तो कई किसानों के खेत भी चले जाते हैं। भूमि अधिग्रहण होगा, मार्ग अधिकार समस्याएं होंगी, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति में भी विलंब होगा। ठीक है, ये सभी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, नेशनल इवेंट। नेक्स्ट करंट अफेयर अपना क्या होगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है अपना ग्रेट निकोबार परियोजना। ठीक है, ग्रेट निकोबार परियोजना, आदिवासी आरक्षित भूमि का डिनोटिफिकेशन। ठीक है, आदिवासी आरक्षित भूमि का डिनोटिफिकेशन। ठीक है, आइए देख लेते हैं ग्रेट निकोबार परियोजना, आदिवासी आरक्षित भूमि का डिनोटिफिकेशन। देखिए कि 2 नवंबर 2025 को अंडमान निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर, ठीक है, आइलैंड पर 92,000 करोड़ के, कितना है, 92,000 करोड़ के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आदिवासी आरक्षित भूमि के डिनोटिफिकेशन एवं रिनोटिफिकेशन हेतु जियोग्राफिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS आधारित नक्शा तैयार किया है। ठीक है, क्या है, नक्शा तैयार कर लिया गया है। आइए देख लेते हैं मुख्य तथ्य क्या होंगे इसके। डिनोटिफिकेशन प्रक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। डिनोटिफिकेशन प्रक्रिया किसे कहते हैं, टावरों के लिए स्थान चयन। ठीक है, टावरों के लिए स्थान चयन सहायक आयुक्त कैंपबेल बे और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के परामर्श से होगा। ठीक है, डिनोटिफिकेशन कैसे होगा, टावरों के लिए स्थान चयन सहायक आयुक्त कैंपबेल बे और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के परामर्श से होगा। ठीक है, परियोजना का पैमाना क्या होगा, ट्रांसशिपमेंट, बंदरगाह, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप का विकास किया जाएगा। ठीक है, इनका विकास किया जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। सामाजिक और कानूनी विवाद क्या हो सकते हैं इसके अंतर्गत, सामाजिक एवं कानूनी विवाद क्या हो सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, शोपिन और निकोबार से आदिवासी। ठीक है, ये कौन सी जनजाति है वहाँ की, शोपिन और निकोबार से। ठीक है, शोपिन और निकोबार से आदिवासी समुदायों के वन अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होंगे, कोर्ट में कानूनी चुनौती जारी रहेगी। ठीक है, ये इसके क्या हो सकते हैं, कानूनी विवाद हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पर्यावरणीय मुद्दे क्या हो सकते हैं, वनाधिकार विवादों के बीच पर्यावरण मंजूरी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, परियोजनाओं के स्थायी प्रभावों पर प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कहीं पे अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो फिर वो क्या जाती है, जगह की जरूरत पड़ती है, जगह की जरूरत पड़ती है तो वहाँ वन भी होते हैं और किसानों के खेत भी होते हैं, तो दोनों पर ही होता है, भूमि विवाद होता ही है। ठीक है, अगर जैसे जंगल वगैरह हैं जहाँ पे आदिवासी वगैरह रहते हैं तो उनके बीच भी विवाद चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आदिवासी आरक्षित भूमि, ट्राइबल रिजर्व लैंड किसे कहते हैं। ठीक है, आदिवासी आरक्षित भूमि यानी कि ट्राइबल रिजर्व लैंड किसे कहते हैं। भारत में आदिवासी आरक्षित भूमि उन क्षेत्रों को कहा जाता है, किन क्षेत्रों को कहा जाता है, जिन्हें संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत क्या है, जिन्हें संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत जनजाति समुदायों के संरक्षण और उनके परंपरागत अधिकारों के लिए सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जिन्हें संविधान और विभिन्न कानूनों के तहत यानी कि संविधान में विभिन्न कानूनों के तहत जनजाति समुदायों के संरक्षण यानी कि जनजातियों को बचाने के लिए और उनके जो परंपरागत अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने के लिए जो ये भूमि होती है वो सुरक्षित की जाती है, क्योंकि जिससे वहाँ पर वो रह सके, अपने जो कल्चर वगैरह है उनको वो सुरक्षित रख सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग, वन संसाधन
और विकास गतिविधियों पर विशेष प्रावधान लागू किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ग्रेट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा था बच्चे? ग्रेट निकोबार परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5 राज्यों का स्थापना दिवस। ठीक है, 5 राज्यों का स्थापना दिवस। ठीक है, ये यूपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा स्थापना दिवस दे देता है और उसे अरेंज करने के लिए दे देता है। ठीक है, इसे क्या करता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देता है कि करिए। ठीक है, अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चन भी सॉल्व होते चलेंगे। ठीक है, 5 राज्यों का स्थापना दिवस देख लेते हैं। 1 नवंबर 2025 को भारत के 5 राज्य कौन से? कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एक मिनट, पेन यहाँ पे हम देखते नहीं है पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने अपना क्या मनाया है? राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, क्या मनाया है? राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसके प्रमुख तथ्य। ठीक है, मेन फैक्ट क्या होंगे इसके, आइए देख लेते हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले कर्नाटक का स्थापना दिवस। जो कर्नाटक है 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य बना। ठीक है, क्या बना है? 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को मिलाकर मैसूर राज्य बनाया गया, जिसे 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। कब दिया गया कर्नाटक नाम? 1973 में। इस दिन को कन्नड़ राज्योत्सव कहा गया। कन्नड़ का क्या है? राज्य का उत्सव जो होता है राज्योत्सव बोलते हैं उसे। ठीक है, कन्नड़ का क्या है? राज्योत्सव कहा गया है। इसमें क्या? ध्वजारोहण, परेड और राज्योत्सव पुरस्कार जो है इसी दिन क्या किए जाते हैं? वितरण किए जाते हैं कर्नाटक में। नेक्स्ट देखेंगे केरल। केरल क्या है? 1956 में मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के विलय से बना है। ठीक है, केरल मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के विलय से यानी कि इनको शामिल करके बनाया गया है। क्या है? केरल। केरल पिरवी दिनम पारंपरिक प्रधान है। केरल का अगर देखेंगे पारंपरिक प्रधान, क्वेश्चन आ भी चुका है। कौन सा है? पिरवी दिनम। पिरवी दिनम ये इसका कहाँ का है? केरल का पारंपरिक प्रधान है। एक तरह से शॉल की तरह से शायद पहना जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है इसके? सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्षेत्रीय गौरव के साथ मनाया जाता है ये भी त्योहार। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़। इनका जो राज्य का उत्सव है यानी कि जिस दिन स्थापना हुई थी वो दिवस। छत्तीसगढ़ यह 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, यह 1 नवंबर 2000 यानी कि 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या है? अलग होकर बनाया गया था। 27 जिलों को और 5 संभागों को मिलाकर ये बनाया गया था। इसमें 27 जिलों और 5 संभागों में जनजाति संस्कृति और लोक नृत्य और संगीत के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्या है? 27 जिलों और 5 संभाग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हरियाणा। हरियाणा का कब हुआ है? हरियाणा है 1966 में पंजाब से अलग होकर बना है हरियाणा। ठीक है, पंजाब से अलग होकर बना है हरियाणा। कुरुक्षेत्र और पानीपत के युद्धों से ऐतिहासिक महत्व इसका रहा है। आज औद्योगिक और आईटी केंद्र विशेषकर गुरुग्राम में स्थित है। ठीक है, गुरुग्राम में क्या आईटी क्षेत्र स्थित है और इसके लिए ये जाना भी जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है 1956 में गठित किया गया मध्य प्रदेश और भारत का हृदय कहलाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का हृदय कहलाता है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में दूसरे सबसे बड़ा और जनसंख्या में छठा है। ठीक है, क्षेत्रफल में दूसरे सबसे बड़ा है और जनसंख्या में क्या 6 जो नंबर है मध्य प्रदेश का है। 51 जिले और 10 संभाग है इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे खजुराहो मंदिर बहुत फेमस है। ठीक है, और ये यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल भी है खजुराहो। ठीक है, और देखेंगे जो कान्हा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, पेंच है, कान्हा है, माधवगढ़ है, बांधवगढ़ है। ठीक है, ये सारे जो हैं मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट देखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आइए देख लेते हैं ये क्या है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भारत में राज्यों की सीमाओं को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित करने का प्रमुख कानून था। ठीक है, कौन था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 का, जिसमें राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में क्या बताया गया कि 1956 में भारत में राज्यों की जो सीमाएं हैं भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठित करने का ये कानून था। ठीक है, किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर था ये। ठीक है, सबसे पहले देखें कि इसके तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, किसके? भाषा के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इनकी भाषा अलग अलग थी
और जो अगर जिनकी भाषा सेम थी उनको साथ में मिला के ब्लैक कर लिया गया, यानी कि मिला लिया गया और उन्हें एक राज्य का रूप दे दिया गया। ठीक है, इसके तहत कौन से बने थे? आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, केरल था, मध्य प्रदेश था, ये सारे राज्यों का गठन किया गया था। सबसे पहले बताइए कि भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित कौन सा वो था। ठीक है, ये बताइएगा हमें कमेंट करके, अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आप इस कमेंट करके बता पाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट इवेंट क्या हुई है। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर हो गया, केंद्रीय सार्वजनिक, ठीक है, यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं, यहाँ पे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्वर्गीकरण का प्रस्ताव। ठीक है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्वर्गीकरण का प्रस्ताव। ठीक है, ये इसकी करंट अफेयर नेक्स्ट है, देखेंगे इसके बारे में। आइए पढ़ लेते हैं। 27 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने विजन 2047 के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, ठीक है, इसके वर्गीकरण और इसके जो मूल्यांकन के बड़े सुधार की योजना घोषित की है। ठीक है, इसमें क्या है, मौजूदा जो महानवरत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां और मिनी रत्न है। ठीक है, 3 प्रकार की कंपनियां होती, कौन सी? एक होती है महानवरत्न होती है, एक नवरत्न होती है और एक मिनी रत्न। इसके अतिरिक्त 2 नई रत्न श्रेणियां प्रस्तावित हैं। ठीक, कौन सी श्रेणियां हैं आइए देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य तत्व देख लेते हैं इसके क्या है। ठीक है, आइए देख लेते हैं मुख्य तत्व इसके क्या है, मेन फैक्ट देख लेते हैं। सीपीएसईज, ठीक है, वे कंपनियां जिनमें केंद्र सरकार की कम से कम कौन सी होती है? वे कंपनियां जिनमें ये नई एक श्रेणी बनाई गई है, याद रखना। ठीक है, एक नई श्रेणी है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 नई रत्न श्रेणियां प्रस्तावित हैं, कौन सी आइए देख लेते हैं। सॉरी बच्चे, एक बार, हाँ, नई श्रेणी नहीं, ये सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं इसके बारे में आप बता देते हैं। ठीक है, पहले तो आपको फिर नई श्रेणी के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, सीपीएसई वे कंपनियां जिनमें केंद्र सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है। ठीक है, कितनी होती है? केंद्र सरकार की अगर 51% हिस्सेदारी है तो ये क्या है, ये सार्वजनिक क्या है, ये सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, सीपीएसई होती है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार की 49% हिस्सेदारी है तो वो क्या होगी? निजी सेक्टर हो गया फिर वो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर हो गया वो फिर। और अगर 51% है तो ये है क्या है, ये है हो गई सरकारी, यानी कि सार्वजनिक। सरकारी बोले या फिर सार्वजनिक बोलेंगे, ये इसे बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर ना होकर क्या बोलेंगे? पब्लिक सेक्टर वाली। सीबीएसई वे कंपनियां जिसमें केंद्र सरकार की कम से कम 51 हिस्सेदारी होती है, 51% हिस्सेदारी होती है, कंपनीज एक्ट 2013 या संसदीय अधिनियम के तहत ये पंजीकृत होती हैं। ठीक है, क्या होती है? कंपनीज एक्ट होता है 2013 या संसदीय अधिनियम के तहत ये पंजीकृत होती हैं सारी कंपनियां। वर्तमान में वर्गीकरण देखेंगे जो है 14 जो है नवरत्न कंपनियां हैं, 26 है नवरत्न कंपनियां और 74 है मिनी रत्न। कौन कौन सी है? इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सार्वजनिक उपक्रम कंपनियां होती हैं, इनके सीपीएसईज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 14 है महानवरत्न है, 26 नवरत्न है और 74 है मिनी रत्न में। क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्र देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं, जिसमें कौन कौन में है? तेल गैस है, ऊर्जा है, अवसंरचना है, भारी उद्योग और रक्षा। ये सारी कंपनियां का जो क्षेत्र होगा वो तेल गैस की भी है, ऊर्जा की भी है, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की है, भारी हैवी उद्योग, भारी हैवी व्हीकल्स या हैवी इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं, और रक्षा की है, इनकी डिफेंस से संबंधित भी ये कंपनियां हैं। ठीक है, नई रूपरेखा है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, वित्तीय आंकड़ों से परे मूल्यांकन, मानदंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उत्तराधिकार योजना, पूंजी निवेश दक्षता, लाभांश अनुपात, स्थिरता प्रथाएं। ठीक है, ये नई रूपरेखा है, इसमें क्या होगा? वित्तीय आंकड़ों से परे मूल्यांकन किया जाएगा इनका। ठीक है, मानदंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा इनके, जो उत्तराधिकार योजनाएं होंगी, पूंजी निवेश दक्षता होना चाहिए, लाभांश अनुपात, स्थिरता, ये प्रथाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये रूल्स वगैरह होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग ये कंपनियां चलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, समिति है 10 सदस्यीय समिति होती है, इसमें अध्यक्ष होते हैं कैबिनेट सचिव। ठीक है, कैबिनेट सचिव ठीक है, कैबिनेट सचिव होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन से? अभी टीवी सोमनाथन है। ठीक है, टीवी सोमनाथन। रिपोर्ट बजट 2026-27 से पूर्व की है। नेक्स्ट देखेंगे, मौजूदा स्वायत्ता महानवरत्न है ये, इसका क्या स्वायत्त रहेगा कि ये 5000 करोड़ तक निवेश करेंगी और स्वतंत्र कंपनियां हैं ये। ठीक है,
5,000 तक करोड़ तक निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, कौन सी? महानवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, ये अगर 5,000 करोड़ तक निवेश करने के लिए ये स्वतंत्र होती हैं। और नवरत्न कंपनियां होती हैं ये 1,000 करोड़ तक स्वतंत्र होती हैं ये निवेश करने के लिए। ठीक है, और मिनी रत्न जो होती है सीमित इनकी स्वायत्ता होती है। ठीक है, इन पर कंट्रोल होता है, इसकी सीमित होती है, इसमें दिया नहीं गया है। और ये 5,000 तक तो क्या कौन महानवरत्न कर सकती है, और नवरत्न जो कंपनियां होती हैं वो करती हैं 1,000 तक। ठीक है, जो महानवरत्न कंपनियां होती हैं ये 5,000 तक करोड़ तक निवेश कर सकती हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर सकती हैं, और नवरत्न कंपनियां हैं वो 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे रत्न श्रेणी। ठीक है, रत्न श्रेणी क्या है ये देख लेते हैं। नई श्रेणी, रत्न श्रेणी क्या है? रत्न श्रेणी भारत सरकार द्वारा CPSCs को दी जाने वाली स्वायत्ता की पहचान है। ठीक है, इनकी स्वायत्ता की पहचान के अकॉर्डिंग कि कितना ये निवेश करती है उस अकॉर्डिंग इनको रत्न की श्रेणी दी जाती है, जैसे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न श्रेणी। ठीक है, महानवरत्न कंपनियों को उच्च निवेश स्वतंत्रता है इनमें। ठीक है, और नवरत्न को मध्यम और मिनी रत्न को सीमित स्वायत्ता प्रदान की गई है। ठीक है, ठीक है, इनको क्या है? सीमित स्वायत्ता प्रदान की गई है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक मिनट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट पे। अरे यार, इसको सही से रखो तो रखेंगे नहीं कोई भी चीज, स्पेस कम है यार। ठीक है, अभी देख लेते हैं, नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करेंगे, फिर अपने पेज पे चलते हैं। पहले एक तो बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत पड़ रही है। ठीक है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना बच्चे। आज तो ऐसा बैठा नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि क्लास लें ना ले, लेकिन फिर बहुत काम आ जाते हैं तो फिर क्लास लेना भी ज़रूरी रहता है। आप लोग रहते होंगे कि मैम की भी क्लास भी नहीं आई। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा इवेंट है? नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से। ठीक है, इसमें क्या है? श्रम कानूनों का, यहाँ इसको नीचे करेंगे क्योंकि देखेगा नहीं। ठीक है, इसमें है श्रम कानूनों का सरलीकरण। ठीक है, जो श्रम कानून है ये इनका सरलीकरण किया है, न्यूज़ में भी आया होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। जो ठीक है 29 कानूनों को जो 4 श्रम संहिता हैं उनमें क्या किया गया है, इनको बाइंड कर दिया गया, समाहित कर दिया गया है। देखिए 24 नवंबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बताया है कि जो 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कागजी कार्रवाई कम करना है और अनुमोदन आवश्यकताओं को घटाना है। ठीक है, जो कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है उसको कम करना है। ठीक है, इसको अनुमोदन जो है आवश्यकताओं को घटाना है लेकिन तो बहुत प्रोसेस लंबी हो जाती है। उद्देश्य क्या होता है इसका? इसके पीछे उद्देश्य क्या रखा गया? उद्देश्य रखा गया बेहतर श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देना और श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और सुनिश्चित करना है। ठीक है, व्यावसायिक जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना है। ये बेहतर जो श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देना, रूल्स रेगुलेशन इसमें कुछ चेंज किए गए हैं जिससे श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा भी दी जा सके। ठीक है, और न्यूनतम वेतन कितना है? राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की गारंटी भी इसमें समाहित की गई है। सामाजिक सुरक्षा क्या है? गिग वर्कर्स सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ इसमें दिया गया है। ठीक है, पायलट परियोजना इसके अंतर्गत क्या है? स्थानीय निकाय और राज्य स्तर पर व्यापारियों के लिए सिंगल लाइसेंस प्रणाली पर विचार किया गया है। ठीक है, पायलट परियोजना के तहत। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे श्रम संहिताएं। ठीक है, देखते हैं क्या है श्रम संहिताएं। लेबर कोड्स क्या है आइए देख लेते हैं। ठीक है, लेबर कोड्स क्या है आइए देख लेते हैं। भारत सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाने हेतु 4 प्रमुख संहिताएं बनाई हैं। ठीक है, कौन सी बनाई है? 4 प्रमुख संहिताएं बनाई हैं। वेतन संहिता है एक तो, ठीक है, वेतन संहिता है जिसमें वेतन संबंधित जानकारी है। औद्योगिक संबंध संहिता है जिससे यानी कि उद्योग से संबंध से जानकारी है, किसने कितना काम है, क्या किस तरह से उद्योग है वो उसके बारे में। सामाजिक सुरक्षा संहिता है कि अगर कुछ हो जाए इन केस तो किस तरह से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और व्यावसायिक सुरक्षा है। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी ये संहिताएं हैं। स्वास्थ्य एवं कार्य जो परिस्थितियां हैं उसके स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां जो संहिता है ये दी गई है। ठीक है, ये सब जानकारी कौन सी? वेतन संहिता है, औद्योगिक संबंध संहिता है, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा है, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, ये 4 हो गई। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। ठीक है, इनको न्यूनतम वेतन मिल सके जिससे
इतना वेतन मिल सके कि जितना अपना वो काम चला सके। सामाजिक सुरक्षा हो, सुरक्षित कार्य वातावरण हो, जहाँ वो काम कर रहे हैं वो सुरक्षित कार्य वातावरण हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानक स्वीकृति। नेक्स्ट एक करंट अफेयर क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, ये भी उससे है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से है। ठीक है, मान्यत स्वीकृति असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण। ठीक है, मान्यत स्वीकृति असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्टीकरण है। क्या है स्पष्टीकरण, आइए देख लेते हैं। देखेंगे 20 नवंबर 2025 को, 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों पर विस्तृत राय दी है। ठीक है, क्या राय दी है कि 5 न्यायाधीश पीठ है। कितने पीठ है, 5 न्यायाधीश की पीठ है। एक तो ये इसको हटाने का पता नहीं है, इसको नीचे ही करना पड़ेगा। 5 न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय ना तो समय सीमा तय कर सकता है और ना ही मान्यत स्वीकृति यानी कि डीम्ड असेंट घोषित कर सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद किसके तहत है, 143। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के संदर्भ पर दी गई है। ठीक है, ये कौन सी 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ में ये दी गई है 5 न्यायाधीश पीठ की सलाह पर। ठीक है, 5 न्यायाधीश पीठ की स्पष्ट किया है। ठीक है, 5 न्यायाधीश पीठ ने ये स्पष्ट किया है, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्य तथ्य क्या है, मुख्य तथ्य मुख्य फैक्ट लेते हैं, इसके क्या है, मेन फैक्ट क्या होते हैं, समय सीमा क्या है, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 200, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 200 और 201, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है इसमें। ठीक है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, न्यायालय द्वारा समय तय करना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा। ठीक है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है 201 और 200 में। ठीक है, कि राष्ट्रपति द्वारा कोई भी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति क्या है तो होता है बिल को आरक्षित करना। ठीक है, 200 और 201 में, ठीक है, क्या होता है, बिल को क्या करते हैं, आरक्षित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर देख लेते हैं, समय सीमा बोलते हैं कि इसमें समय सीमा लगाई जाए, लेकिन क्या है, अगर इसमें कोई समय सीमा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यायिक समीक्षा है, जो होती है जुडिशियल रिव्यू के परे होगा क्या नहीं होगा, देख लेते हैं। केवल अत्यधिक अस्पष्ट और अनिश्चित निष्क्रियता की स्थिति में हस्तक्षेप संभव। ठीक है, अगर ऐसा है कि 14 दिन के बाद कोई भी बिल होता है, चाहे वो उसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, और वो फिर वो पास हो जाएगा। ठीक है, वापस कर देंगे, फिर उसे पास माना जाएगा राज्यसभा और लोकसभा से। ठीक है, जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति दे देगा। ठीक है, उस सहमति देने से पहले वो 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहा गया कुछ पीरियड होना चाहिए। ठीक है, कि आप ये नहीं है कि 2 महीने तक रखे हैं। ठीक है, जिससे क्या कोई चीज़ डिले हो जाती है, जैसे जो बिल है लाया गया है वो फिर वो काम जिसके लिए वो लाया गया है वो फिर डिले हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया कि न्यायिक समीक्षा इसकी की जा सकती है, क्या जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है, किया जा सकता है। कि कब तक किया जाता है, जब इसमें हस्तक्षेप जब संभव होगा, जब इसमें कोई निश्चित स्थिति ना बन रही हो कि अब पैसिव रूप से पड़ा हुआ है, लेकिन वहां से कोई अस्पष्ट जानकारी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही, अस्पष्ट जानकारी है। ठीक है, तब ऐसा हस्तक्षेप जो है वो संभव हो सकता है। सीमित परमादेश यानी कि मैंडेमस जो रेट है वो भी जारी की जा सकती है। ठीक है, कौन सी, मैंडेमस जो रेट है वो भी जारी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राज्यपाल के विकल्प। ठीक है, राज्यपाल के लिए क्या विकल्प होंगे, आइए देख लेते हैं। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल क्या करते हैं, 200 के तहत राज्यपाल जो है विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रह सकते हैं, या फिर टिप्पणियों सहित वापस भेज सकते हैं। ठीक है, किसके साथ, मनी बिल को यानी कि धन विधेयक को छोड़कर। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, या तो उस पर स्वीकृति देंगे, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकेंगे, या फिर उसे वापस भेज सकते हैं। ठीक है, कि अपनी व्याख्या देख ले कि ये करेक्शन करने हैं और फिर वापस उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 143 क्या कहता है। आर्टिकल 143 है जो प्रेसिडेंटियल रेफरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंटियल रेफरेंस है क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार देता है। ठीक है, ये तो सभी कितने बार क्वेश्चन आया है, मेनी टाइम्स ही क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, क्या बोलता है, जो प्रेसिडेंटियल रेफरेंस होता है अकॉर्डिंग 143 भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 143 राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने यानी कि एडवाइस लेने के लिए अधिकार देता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, राष्ट्रपति किसी भी विधिक या संवैधानिक प्रश्न पर
न्यायालय से राय मांग सकते हैं, लेकिन न्यायालय की राय जो सलाहात्मक होती है बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, वो एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें क्या करते हैं, बाइंड नहीं कर सकते, बाध्यकारी नहीं हो सकते। किस पे? प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अब इवेंट पे चलेंगे, उसके लिए हम स्क्रॉल कर लेते हैं फटाफट। बस एक पेज और है, ज़्यादा नहीं है, आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, करंट अफेयर कर रहे हैं तो उसको समझना जरूरी है। ठीक है, अगर एक बार पढ़ो पर ऐसा पढ़ो कि फिर दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, दोबारा ना पढ़ने पड़े उसको बार बार। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का निर्देश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा करंट अफेयर है, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का निर्देश। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का निर्देश दिया गया है। देखेंगे 19 नवंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधानों को निरस्त करते हुए केंद्र सरकार को 4 महीनों के भीतर, ठीक है, केंद्र सरकार को 4 महीनों के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग स्थापित करने का आदेश दिया है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या इसके रहेंगे, मुख्य बिंदु इसके क्या होंगे देखते हैं। अधिनायकवादी नियंत्रण का विरोध। ठीक है, कोर्ट ने कहा है कि, क्या कहा है, कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम ने ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका को अत्यधिक नियंत्रण दिया है। ठीक है, क्या क्या, ट्रिब्यूनल सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों पर कार्यपालिका को अत्यधिक नियंत्रण दिया है, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या है, उल्लंघन है। ठीक है, जो क्या है, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करता है ट्रिब्यूनल। ठीक है, देखते हैं राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग का महत्व क्या है। ट्रिब्यूनल आयोग का महत्व है, यह आयोग ट्रिब्यूनलों के प्रशासन और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, एक रूपता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखेगा, एक रूपता रखेगा और जो क्या है, स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करेगा। और क्या करेगा, यह एक दीर्घकालिक संरचनात्मक सुरक्षा के रूप में भी कार्य करेगा ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, एक समिति। संसद की भूमिका सीमित होगी इसमें। ठीक है, संसद की जो भूमिका है वो देखते क्या सीमित है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संसद पूर्व में खारिज किए गए प्रावधानों को पुनः लागू नहीं कर सकती। ठीक है, जो पूर्व में खारिज किए गए प्रावधानों को पुनः लागू नहीं कर सकती और न्यायिक समीक्षा संविधान की मौलिक विशेषता है। ठीक है, संसद की जो भूमिका सीमित कर दी गई है, क्या कर दी गई है, उच्चतम न्यायालय यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संसद पूर्व में जो खारिज किए गए प्रावधान है उनको पुनः लागू नहीं किया कर सकती है और न्यायालय समीक्षा संविधान की मौलिक विशेषता है। ठीक है, यह करना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अधिसूचित। ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अधिसूचित क्या किया गया है, आइए इसमें देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, 13 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट 2023 के महत्वपूर्ण हिस्सों को क्या कर दिया है, अधिसूचित कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय नागरिकों की डेटा गोपनीयता को मजबूत करना है। भारतीय नागरिकों की जो डेटा की गोपनीयता है उसको मजबूत करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं मेन फैक्ट इसके क्या रहेंगे, क्या फैक्टर होंगे। पारित समय रेखा क्या होगी, पारित समय रेखा क्या होगी, अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित, जनवरी 2025 में ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक सुझाव हेतु रखे गए, नवंबर 2025 में अधिसूचित हुई। ठीक है, क्या हुई, अगस्त 2023 में संसद द्वारा पारित, समय रेखा है जनवरी 2025 में ड्राफ्ट नियम सार्वजनिक सुझाव हेतु रखे गए और नवंबर 2025 में क्या अधिसूचना हुई है इसकी। ठीक है, प्रमुख प्रावधान क्या है, कंपनियों को भारतीय नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा अनिवार्य करना है, उचित प्रक्रिया करना, पारदर्शिता लाना है, न्यूनतम डेटा संग्रह करना है, सटीकता रखना है, समयबद्ध भंडारण करना है और मजबूत सुरक्षा उपाय, ये इसका आवश्यक पहलू रखे गए हैं। ठीक है, डेटा संरक्षण बोर्ड क्या कहता है, केंद्र द्वारा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया डीपीबीआई की स्थापना। इसमें 4 सदस्य होंगे जो डेटा उल्लंघन मामलों की जांच और क्या करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। अनुपालन समय सीमा क्या रहेगी इसकी, डेटा फिड्यूसरीज को अधिकांश प्रावधानों के अनुपालन के लिए नवंबर 2026 तक और बढ़े तकनीकी संस्थानों में मई 2027 तक क्या है, छूट दी गई है, तक की क्या है, छूट है। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम। ठीक है, ये क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पता तो होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, यह अधिनियम भारत में डेटा अधिकारों और गोपनीयता का मुख्य कानूनी ढांचा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिजिटल प्रिंसिपल डेटा मालिक को डेटा एक्सेस, सुधार, मिटाने
और नामित प्रतिनिधि नियुक्त का अधिकार दिया गया है। ठीक है, क्या करते हैं ये अधिनियम भारत में डेटा अधिकारों और गोपनीयता का मुख्य कानूनी ढांचा। इसमें डेटा प्रिंसिपल यानी जो डेटा मालिक होता है उसको डेटा एक्सेस करने, सुधार करने, मिटाने और नामित प्रतिनिधि को नियुक्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है, ये होगा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उपनिवेशकालीन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा है, इसमें इन्होंने इस तरह टॉपिक को पूरी तरह से बनाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे रखी है। उपनिवेशकालीन संपत्ति कानूनों में सुधार की आवश्यकता है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उपनिवेशकालीन संपत्ति कानूनों में सुधार की आवश्यकता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट है। आइए देखते हैं। 6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्राचीन संपत्ति कानूनों में सुधार की आवश्यकता पर क्या दिया है, बल दिया है। कानून आयोग को रिपोर्ट तैयार करने का आदेश भी दिया है इन्होंने। कानून आयोग को क्या दिया है, रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, फटाफट करते हैं, एक पेज है, ज्यादा नहीं है। मुख्य जो इनके तथ्य क्या रहेंगे, मुख्य तथ्य देख लेते हैं। न्यायालय की टिप्पणी क्या रही, न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है इस पर। न्यायालय की टिप्पणी क्या रही है, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा है कि वर्तमान संपत्ति पंजीकरण और स्वामित्व में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, जिसमें झूठे दस्तावेज, धोखाधड़ी, भूमि अतिक्रमण और दावों में जटिलता बढ़ती जा रही। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, मुकदमों का जो प्रतिशत है, संपत्ति विवाद कुल सिविल मुकदमों का कितना प्रतिशत है, 66% है। ठीक है, जो संपत्ति के जो विवाद चल रहे हैं, 66% तक संपत्ति के विवाद चल रहे हैं। निर्णय देखते हैं कि बिहार सरकार ने नियम 19 की धारा को रद्द किया है। अब पंजीकरण हेतु विक्रेता द्वारा जमाबंदी प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं बताया गया। ठीक है, अब आवश्यक नहीं बताया गया। प्रस्तावित सुधार क्या है इसमें, भारत को पारंपरिक अनुमानित स्वामित्व प्रणाली से हटकर निष्पक्ष और निश्चित स्वामित्व प्रणाली अपनाना चाहिए। ठीक है, जिसमें राज्य स्वामित्व की गारंटी दे और पंजीकरण की स्वामित्व का प्रमाण बने। ठीक है, क्या करना है, जो इसका सुधार दिया गया है, क्या होगा, भारत को पारंपरिक अनुमानित स्वामित्व प्रणाली से हटकर निष्पक्ष और निश्चित स्वामित्व प्रणाली अपनानी चाहिए, जिसमें राज्य स्वामित्व की गारंटी दे और पंजीकरण भी स्वामित्व का प्रमाण बने। ठीक है, पंजीकरण ही स्वामित्व का प्रमाण बने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ब्लॉकचेन की भूमिका। इसमें क्या है, ठीक है, इसी की सब हेडिंग है ब्लॉकचेन की भूमिका। जो ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली से संपत्ति अधिकार हस्तांतरण, स्वामित्व और निर्कार सुरक्षित और पारदर्शी होंगे। ठीक है, ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली से संपत्ति अधिकार हस्तांतरण, स्वामित्व और रिकॉर्ड सुरक्षित व पारदर्शी होंगे। ब्लॉकचेन की भूमिका इसमें ये रहेगी। अनुमानित जो स्वामित्व प्रणाली है क्या होती है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम क्या होता है, ये देख लेते हैं। वर्तमान भारत में यही लागू है। ठीक है, वर्तमान में ये सिस्टम लागू है। इसमें पंजीकरण केवल दस्तावेजी प्रमाण देता है, लेकिन स्वामित्व की गारंटी नहीं देता। ठीक है, क्या करता है, स्वामित्व की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, निष्पक्ष और निश्चित स्वामित्व प्रणाली क्या होगी, कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम क्या होगा, इसमें राज्य स्वामित्व की गारंटी देता है और पंजीकरण ही अंतिम प्रमाण होता है। ठीक है, आपका पंजीकरण हो गया तो इसका आपका अंतिम प्रमाण है। इसमें विवादों में कमी आती है और भूमि स्वामित्व स्पष्ट होता है। ठीक है, विवादों में कमी आएगा और जो भूमि स्वामित्व है वो स्पष्ट होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, नेक्स्ट है गिरफ्तारी पर लिखित कारण देना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या दिया गया है, जो गिरफ्तारी है उस पर लिखित कारण देना अनिवार्य है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। देखेंगे क्या है, 5 नवंबर, ये नई हेडिंग है बच्चे, नया टॉपिक है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह से कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। गिरफ्तारी पर लिखित कारण देना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। 5 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया, निर्णय दिया है। पुलिस और जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी को लिखित में गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने तुम्हें पकड़ लिया, क्यों पकड़ा नहीं बता रहे हम, क्यों बताएं, ये कहती है ना पुलिस, क्यों बताएं, क्यों नहीं बताओ, क्योंकि अभी ऐसा है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आपको लिखित में उसके गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ठीक है, चाहे गिरफ्तारी किसी भी अपराध या कानून के तहत हो, किसी अपराध या कानून के तहत हो, आपको रिटर्न में देना होगा कि क्यों अरेस्ट किया है। ठीक है, मुख्य फैक्ट क्या हो जाते हैं, संवैधानिक अधिकार। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक अधिकार क्या है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा है। ठीक है, AG मसीह की बेंच ने कहा है कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन सा है, 22(1) के तहत आरोपी का मौलिक अधिकार और सुरक्षा उपाय है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल कौन सा है, 22(1) के तहत
आरोपी का मौलिक अधिकार और सुरक्षा उपाय है कि आपको इसकी जानकारी देना होगा कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। सभी अपराधों पर लागू, ठीक है, सभी अपराधों पर लागू। यह आदेश भारतीय न्याय संहिता सहित सभी कानूनों के अंतर्गत की गई गिरफ्तारियों पर लागू होगा, ठीक है। असाधारण जो देखेंगे परिस्थितियां क्या होंगी, यदि तुरंत लिखित कारण देना संभव न हो तो आरोपी को मौखिक रूप से बताया जाए, ठीक है। जब संभव न हो तब क्या है, मौखिक रूप से बताया जाए। समय सीमा क्या रखी जाएगी, मौखिक जो जानकारी के बाद भी लिखित कारण, मौखिक जानकारी के बाद भी लिखित कारण न्यायिक प्रक्रिया से कम 2 घंटे पहले उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। कम से कम 2 घंटे पहले उपलब्ध कराना होगा। न्यायिक प्रक्रिया होने से पहले 2 घंटे पहले आपको कारण बताना होगा। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल जो है 22(1) क्या कहता है। आर्टिकल जो है 22 सब क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार यानी कि गिरफ्तार, अरेस्ट किया, गिरफ्तार या निरुद्ध किए जाने पर उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी जाएगी, ठीक है। क्या दी जाएगी, गिरफ्तार किए जाने के कारणों की जानकारी दी जाएगी और उसे अपनी पसंद के, ठीक है, अपनी पसंद के विधिक परामर्शदाता से परामर्श लेने का अधिकार होगा, यानी कि अपने पसंद के वकील चुनने का भी उन्हें अधिकार होगा, ठीक है। अपने पसंद के क्या है, वकील चुनने का भी अधिकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ठीक है, बस अब लास्ट पे ही हम जा रहे हैं, अपनी एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पेशेंस बना के रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, तो पेशेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि हम कई बार ही कहते हैं, ठीक है, अगर आप यूपीएससी में अगर इन्वॉल्व हो ही गए हैं, ठीक है, कहते हैं ना जब ओखली में सर दे दिया तो मूसलों से कह डरना, ठीक है। जब आप ये सोच लिया कि हमें यूपीएससी निकालना है या यूपीपीसीएस निकालना है, ठीक है, तो फिर आप पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस से पढ़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती, ठीक है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता बच्चे, ये सब फिजूल। हाँ, स्मार्ट स्टडी वगैरह हो सकती है लेकिन शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ठीक है। भारत ने महिला स्वास्थ्य अभियान में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, भारत ने महिला स्वास्थ्य अभियान में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। कौन से गिनीज रिकॉर्ड बनाए, आइए वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको स्टार लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ये टॉपिक नया है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, 31 अक्टूबर 2025 को जारी सूचना के अनुसार भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत 3 गिनीज विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चला और इसमें अभूतपूर्व सामुदायिक भागीदारी दर्ज की हुई है, ठीक है। कौन सी मुख्य तथ्य इसके देख लेते हैं। जो स्वास्थ्य जो प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन है, 1 महीने में 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों के पंजीकरण कराए गए हैं। ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रीनिंग 1 सप्ताह में 9,94,000 से अधिक महिलाओं में पंजीकरण हुआ है इसके तहत। और संस्थागत भागीदारी क्या है, 20+ मंत्रालयों, सरकारी संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और निजी जो संगठन है उनमें सक्रिय सहयोग दिया गया इसमें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें यह है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्थापना 1955 में हुई थी, आपको पता होगा। यह विश्व स्तर पर मानव उपलब्धियों और प्राकृतिक घटनाओं के अद्वितीय रिकॉर्ड दर्ज करने वाली संस्था है, ठीक है। क्योंकि इसमें बताया ना 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है। इसको हम इस तरह से लगा देंगे स्टार, जैसे कि आप लोग समझ सकें कि नया टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। पैकेज वस्तुओं के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी संशोधन नियम 2025 अधिसूचित। क्या नियम है, आइए देख लेते हैं। 29 अक्टूबर 2025 को कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि पैकेज कमोडिटी संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किया है। क्या है इसके मेन फैक्ट क्या रहेंगे, इसके मुख्य तथ्य क्या रहेंगे, संशोधन का उद्देश्य क्या होगा, क्या उसका एम होगा। यह संशोधन मेडिकल डिवाइस नियम, ठीक है, मेडिकल डिवाइस नियम 2017 के तहत, ठीक है, 2017 के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया है, ताकि पैकेज मेडिकल डिवाइसों के लिए मापदंड समान हो और उपभोक्ता की जो सुरक्षा है वो बढ़ सके, ठीक है। डिक्लेरेशन की विशेषताएं क्या होगी, जो मेडिकल डिवाइस वाले पैकेजों पर जो अक्षरों और अंकों के आकार के लिए नियम प्रभावी होंगे वे मेडिकल डिवाइस नियम 2017 के अनुसार होंगे, ना कि लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 के अनुसार, ठीक है। रूल 33 की छूट क्या होगी, यह छूट उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां मेडिकल डिवाइस नियम लागू हों, जिससे नियमों में क्या होगी, स्पष्टता आएगी, ठीक है। प्रावधान प्रदर्शन पैनल पर डिक्लेरेशन क्या होगा, मेडिकल डिवाइस पर यह अनिवार्य नहीं होगा कि डिक्लेरेशन मेडिकल डिवाइस नियम के अनुसार हो, ठीक है। लाभ क्या होगा इसका,
उपभोक्ताओं को एक समान और स्पष्ट लेबलिंग मिलेगी। ठीक है, क्या होगा, उपभोक्ताओं को एक समान और स्पष्ट लेबलिंग मिलेगी, उद्योग को अनुपालन में आसानी होगी और नियमों के बीच विवाद कम होंगे, जिससे जो व्यापार में सहूलियत बढ़ेगी। ठीक है, इसको क्या हाईलाइट करके आपको नियम, रूल्स, रेगुलेशन लिखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होगा कला और संस्कृति। ठीक है, कला और संस्कृति संबंधित अब जानकारी होगी, करंट अफेयर होगी, यानी कि समसामयिक होगा। सबसे पहले देखेंगे काशी तमिल संगमम। ठीक है, काशी तमिल संगमम। ठीक है, 4.0, एक मिनट इसको हम पहले करते हैं। 4.0 सांस्कृतिक एकता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सांस्कृतिक एकता का आयोजन कहाँ पे किया गया? देखते हैं, आप आइए पढ़ लेते हैं इसको। शिक्षा मंत्रालय ने, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन, संगमम नहीं होता, संगमम होता है, संगमम। ठीक है, का आयोजन 2 से 10 दिसंबर 2025 तक होगा। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ, क्या होगा, यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता को सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए सुदृढ़ करने हेतु है। ठीक है, यह कार्यक्रम किसके लिए? यह कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता को क्या है, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसको जो सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए बनाया गया है। कौन सा? काशी तमिल संगमम 4.0। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। बस अब ये जो है ये लास्ट पेज है बच्चे। ठीक है, क्या है? लास्ट पेज है। इसके मुख्य तथ्य क्या रहेंगे, आइए देख लेते हैं। मैन फैक्ट क्या रहेंगे काशी तमिल संगमम के? जो मैन फैक्ट होंगे, थीम क्या है इसकी? सबसे पहले थीम देख लेते हैं, ये बहुत पूछी जाती है। वही चीज़ इसमें बताई गई है, बहुत ब्रीफ में, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। थीम क्या है? तमिल जो सीखें। ठीक है, थीम क्या है? तमिल सीखें, तमिल सीखें, तमिल कर कलम। ठीक है, ये थीम है इसकी। तमिल सीखें, तमिल कर कलम के अंतर्गत तमिल भाषा सीखने और काशी तमिल सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को मजबूत करना है और भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका क्या उत्सव मनाना है। आयोजक क्या है? शिक्षा मंत्रालय। कौन से आयोजक है? शिक्षा मंत्रालय है, IIT मद्रास और BHU वाराणसी है। ठीक है, सहयोगी कौन है? संस्कृति मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय है और कपड़ा मंत्रालय है। विशेषताएं इसकी क्या होगी? विशेषताएं होंगी, इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के लोग भाग लेते हैं, जैसे छात्र, शिक्षक, लेखक, कलाकार और आध्यात्मिक विद्वान भी। ठीक है, शुरुआत कब हुई है? कार्यक्रम का पहला संस्करण 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये क्या है, शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और आज का लास्ट पेज है ना ये बच्चे? हाँ, लास्ट पेज है। हाँ, लास्ट है बिल्कुल। ठीक है, लास्ट है, बने रहिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय चेयर पोएट्री फेस्टिवल का 8वां संस्करण। ठीक है, कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय चेयर पोएट्री फेस्टिवल का 8वां संस्करण। ठीक है, कौन सी पोएट्री फेस्टिवल का 8वां संस्करण है कोलकाता में? 28 से 30 नवंबर 2025 तक हो चुका है सब है। कोलकाता में 8वां चेयर पोएट्री इवनिंग्स फेस्टिवल आयोजित हुआ। ठीक है, जिसमें शहर को एक बार फिर से वैश्विक कवियों के लिए संवाद केंद्र बना। ठीक है, वैश्विक कवियों के लिए संवाद केंद्र बना पोएट्री के लिए। ठीक है, मुख्य इसमें बिंदु क्या रहे? अंतर्राष्ट्रीय जो कवियों की सहभागिता है, 13 देशों के कवि 16 भाषाओं में अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। ठीक है, जो 13 देशों से कवि आए हैं, ठीक है, जो पोएट आए हैं, उन्होंने 16 भाषाओं में अपनी कविताएं प्रस्तुत की हैं, जिसमें सुजान रिच है, साइमन आर्मटेज है, मोना आशी है, इनके समेत कई भारतीय कवि भी शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक विविधता और पार सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि इंटरनेशनल, यानी उसको ये बढ़ावा देता है एक दूसरे को, क्योंकि अलग अलग कंट्री से आ रहे हैं। ठीक है, साझेदारी और समर्थन क्या होता है? इसका समर्थन क्या होता है? यह आयोजन स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थाओं, साहित्यिक फाउंडेशन, दूतावासों, यूरोप एवं लैटिन अमेरिका के सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से संपन्न हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, ये आयोजन स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थाओं, साहित्यिक फाउंडेशन, दूतावासों और यूरोप एवं लैटिन अमेरिका के सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से संपन्न किया गया है। इसकी जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति का उत्सव है, ये आयोजक कविताओं को प्रतिरोध, सहानुभूति और चिंतन के माध्यम के रूप में मानते हैं, जो कि कोलकाता की सांस्कृतिक गरिमा को चुनौतीपूर्ण समय में बनाए रखने का प्रयास करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चेयर पोएट्री फेस्टिवल। चेयर पोएट्री फेस्टिवल है, यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रम है। ठीक है, क्या है ये एक साल में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कार्यक्रम है, जो कविता और सांस्कृतिक संवाद को क्या करता है? बढ़ावा देता है और उसे साझा करता है। वैश्विक सांस्कृतिक जो जुड़ा है उसको बढ़ावा देता है और मंच उसको क्या है कि मंच भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा 56 यानी कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI गोवा में भव्य आरंभ। ठीक है, गोवा में इसका क्या है, भव्य आरंभ किया गया है 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक है, ये 20 नवंबर 2025 को गोवा के पणजी, गोवा की कौन सी कैपिटल है, पणजी में 56 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तो आईफा जो होता है, आईफा होता है, इफी होता है 2025 का 9 दिवसीय आयोजन कार्निवल के साथ प्रारंभ हुआ है। ठीक है, कार्निवल महोत्सव के साथ इसे प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य तथ्य क्या है, फिल्में हैं जो 81 देशों की 270 फिल्में प्रदर्शित हुई हैं, जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया विशेष फोकस रहे हैं। इतिहास देखेंगे, गोवा के राज्यपाल ने बताया है कि मनोज पार्कर ने 2004 में इफ्फी को गोवा लाया गया और 2014 में जो स्थायी स्थल बनाया गया। विशेष प्रदर्शन है जो गोवा की फिल्में हैं क्लॉडिया और बैमनिक, ये जो भी है वायमानिक, इसको प्रदर्शित किया गया है इसमें। ठीक है, इसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे इसका सम्मान क्या है। ठीक है, लास्ट पेज है, बस अब चलते हैं, खत्म हो रहा है क्योंकि एक ही पेज है बच्चे, क्योंकि उसको जूम किया है इसलिए इस तरह से हमें करना पड़ रहा है। ठीक है, सम्मान क्या है इसमें, कहाँ किसको क्या सम्मान मिला है फिल्म फेस्टिवल में। सम्मान है अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में 25 वर्ष पूर्ण करने का सम्मानित किया गया। ठीक है, अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा में क्या 50 साल पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, श्रद्धांजलि किसको मिली है, गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, राज खोसला, पी भानुमति, भूपेन हजारिका और जो सलील चौधरी की शताब्दियों पर विशेष जो श्रद्धांजलि दी गई है। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI इफ्फी की स्थापना 1952 में हुई है। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में हुई है और यह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव है। 2014 से गोवा इसका स्थायी स्थल बना हुआ है। ठीक है, दक्षिण एशिया का। भूटान में नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया। भूटान में काला चक्र उपाधि समारोह का उद्घाटन, भूटान में काला चक्र उपाधि समारोह का उद्घाटन किया गया है। यहाँ से हम इसको कर लेंगे, ये नया टॉपिक है। ठीक है, इस तरह से इसको बना लेंगे कि नया टॉपिक है। ठीक है, इसको ये मत समझना कि हमने इसको क्रॉस किया है। ठीक है, 12 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिम्मी खेसर नामग्येल, ठीक है, नामग्येल वांगचुक, ठीक क्या नाम है, जिम्मी खेसर नामग्येल वांगचुक और चौथे डुक ग्याल्पो के साथ मिलकर विश्व शांति के लिए आयोजक काला चक्र, ठीक है, आयोजित क्या हुआ, काला चक्र या व्हील ऑफ टाइम उपाधि समारोह का क्या किया है, भव्य उद्घाटन हुआ। ठीक है, मुख्य तत्व क्या रहे हैं, धार्मिक महत्व इसका क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, जो काला चक्र उपाधि है बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण और जटिल अनुष्ठान है ये। ठीक है, क्या है, जो आध्यात्मिक और विकास विश्व के शांति को संदेश देती है। ठीक है, विश्व शांति का संदेश देती है जो काला चक्र है। समारोह के जो अध्यक्ष कौन थे, इस आयोजन की अध्यक्षता भूटान के वरिष्ठ धार्मिक नेता हिस होलीनेस थे। ठीक है, हिस होलीनेस थे, ठीक है, हिस होलीनेस थे जे खोप्पो ने की है। ठीक है, इसका पूरा नाम है शायद हिस होलीनेस थे जे खोम्पो, इन्होंने की है। ठीक है, मैच देखेंगे। भारत भूटान संबंध क्या है, इस आयोजन के दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, तकनीकी और कनेक्टिविटी में सहयोग को विस्तार देने की चर्चा की है। ऊर्जा सहयोग क्या होगा इसमें, प्रधानमंत्री मोदी और राजा ने संयुक्त रूप से 1020 मेगावाट के पुनः सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, पुनः सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के क्या होगा, ऊर्जा के सहयोग का मील का पत्थर साबित होगा। अन्य समझौते क्या होंगे, जो अक्षय ऊर्जा है, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और स्वास्थ्य देखभाल में जुड़े 3 MOUs पर हस्ताक्षर हुए और UPI इंटीग्रेशन के तहत दूसरे चरण की प्रगति का भी स्वागत किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे पहले हम इसको। ठीक है, हमारा लखनऊ यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल। ठीक है, लखनऊ यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित, ठीक है, यूनेस्को की कहाँ पे ये आयोजित की गई, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी कि पाक कला में, पाक कला यानी कि फूड
प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग नहीं बोलते हैं, पाक कला होता है भोजन बनाना, ठीक है। इसके क्षेत्र में रचनात्मक शहर घोषित किया गया है, ठीक है। रचनात्मक शहर किसे घोषित किया गया है? मुख्य तत्व क्या होंगे इसके? रचनात्मक शहर नेटवर्क लखनऊ और विश्व के 70 गैस्ट्रोनॉमी शहरों में शामिल हो गया, ठीक है। और भारत का स्थान क्या है? हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा शहर जिसे यह सम्मान मिला है, ठीक है। हैदराबाद के बाद दूसरा सम्मान है लखनऊ के लिए। यूनेस्को की घोषणा क्या है? महानिदेशक ऑड्रे अजूले ने 58 नए शहरों को नामित किया है। अब नेटवर्क में 100+ देशों के 408 जो शहर है वो शामिल कर लिए गए। सांस्कृतिक पहचान क्या है? लखनऊ की पाक परंपरा, नवाबी व्यंजन, ठीक है। सभी जानते हैं लखनऊ की पाक परंपरा यानी कि नवाबी व्यंजन, अवधी खान पान, गलौटी कबाब और बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। क्या? लखनऊ की पाक परंपरा, नवाबी व्यंजन, अवधी खान पान, नवाबी व्यंजन, अवधी खान पान, गलौटी कबाब और बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है ये। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या होता है? आइए देख लेते हैं। UCCN, यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में की है और इसका उद्देश्य उन शहरों को जोड़ना है जो सांस्कृतिक और रचनात्मकता को शहरी विकास का आधार बनाते हैं। यह नेटवर्क 7 क्षेत्रों यानी कि गैस्ट्रोनॉमी में, संगीत में, साहित्य में, फिल्म में है, डिजाइन में है, मीडिया और आर्ट्स में है और शिल्प एवं लोक कला में कार्य करता है, ठीक है। ये सब जो क्षेत्र हैं इनमें काम करता है, ये 7 क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन? गैस्ट्रोनॉमी, संगीत, साहित्य, फिल्म, डिजाइन, मीडिया आर्ट्स और शिल्प एवं लोक कला में कार्य करता है, ठीक है। इनके उसमें मिलता है और लखनऊ को मिला है गैस्ट्रोनॉमी में, पाक कला में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जो नेशनल इवेंट थे, इनके राष्ट्रीय घटनाक्रम थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। 2026 जनवरी 2026 का राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट हो गया। यह समसामयिक क्रॉनिकल समसामयिक का ये कंटेंट था और अब हम लेके आएंगे इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है। क्योंकि एक अगर वीडियो में सारा बनाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ये क्लास बच्चे आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और पढ़ते रहें, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर वो भूलेंगे नहीं, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार।